हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। सोशल इश्यू के आज के हमारे लेक्चर में हम नगरीकरण तथा भारतीय समाज में पड़ने वाले भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में बातें करेंगे और इन टॉपिक से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नगरीकरण। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि नगर का अर्थ क्या होता है। तो 1960 की जनगणना के अनुसार नगर को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि ऐसा क्षेत्र जहां कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो और कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषिगत कार्यों में लगा हो। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व 400 से 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हो और नगरीय विशेषताएं जैसे औद्योगिक क्षेत्र, विस्तृत निवासी बस्तियां, पर्यटन व्यवस्था, एक नगर निगम या नगर पालिका या निर्दिष्ट क्षेत्र समिति या कंटोनमेंट बोर्ड हो। तो जिस क्षेत्र में भी ये सारी कंडीशंस देखने मिलती हैं वह क्षेत्र नगर कहलाता है। अब आगे, यदि किसी नगर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। और जब दो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपस में मिल जाते हैं जैसे सिकंदराबाद और हैदराबाद, तो इस पूरे क्षेत्र को मेट्रोपोलिस या महानगर कहते हैं। तो नगर से संबंधित ये सारी टर्मिनोलॉजीज तो हमने जान ली। अब मेन टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि नगरीकरण क्या होता है। तो सामान्यतः लोगों का गांव से शहर की ओर प्रस्थान करना यह नगरीकरण कहलाता है। और जब इस तरह के प्रस्थान के कारण जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नगरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता तो इस कंडीशन को अति नगरीकरण कहा जाता है। अब आगे जानते हैं कि नगरीयता या नगरीय जीवन शैली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें पहला है सामाजिक गतिशीलता का अधिक होना, मतलब नगरों में अपनी परिस्थिति में परिवर्तन करना, भौतिक गतिशीलता में वृद्धि होना, विशिष्टीकरण और व्यावसायिक विविधता जैसी विशेषताएं देखने मिलती हैं। अगला है सामाजिक विविधीकरण तथा विजातीयता, मतलब अधिक प्रवचन के कारण नगरों में विविध संस्कृतियां आपस में मिली हुई होती हैं। अगली विशेषता है अवैयक्तिकता, मतलब संबंधों में औपचारिकता की प्रचुरता पाई जाती है यहाँ। फिर आता है व्यक्तिवादिता, जो कि आधुनिक शिक्षा से उत्पन्न तार्किकता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जिसके तहत व्यक्तिगत चेतना से प्रभावित होते हैं लोग। अब इस व्यक्तिवादिता का सकारात्मक प्रभाव यह होता है कि इसमें प्रगतिशीलता, सृजनशीलता, नवाचार और नए आविष्कार होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि इसमें भाव शून्यता, परिवार का विघटन, आपराधिक गतिशीलता का होना तथा भ्रष्टाचार आदि की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब नगरीय जीवन शैली की अगली विशेषता आती है कि यहाँ सामाजिक सुदृढ़ता सावयवी संबंधों पर आधारित होती है, मतलब यहाँ विभिन्न अवयव पृथक और स्पष्ट रूप से कार्यरत होते हैं तथा परस्पर सहयोग के आधार पर भी कार्य करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ एकता भी दिखाई पड़ती है। अब नगरीयता की अगली विशेषता है कि कार्यों और व्यवहारों में यहाँ विशिष्टीकरण होता है। इसके अलावा गैर कृषि व्यवसाय जैसे उद्योग, निर्माण, वाणिज्य और सेवा में अधिक संलग्न होते हैं लोग। साथ ही यहाँ जनसंख्या की अधिकता भी देखने मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं थी नगरीय जीवन शैली की। अब हम देखते हैं कि नगरीकरण ने जाति व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो नगरीकरण के चलते जातिगत व्यवसाय कम हो गए हैं, सहभोज और संपर्क की अवधारणा बढ़ रही है और जाति पंचायत और जाति परिषद लगभग समाप्त हो चुके हैं और व्यक्तियों का मूल्यांकन अब उनकी उपलब्धियों के आधार पर होने लगा है। साथ ही अस्पृश्यता बहुत हद तक कम हो गई है और जातिगत संगठनों में भी कमी आई है। इसके अलावा उपजातियां और अन्य जातियों का संलयन भी हुआ है, जिससे विवाह बढ़े हैं। अंतरजातीय विवाह और उपजातियों में विवाह भी देखने मिलते हैं। अब तो हमने देखा कि जाति व्यवस्था पर तो नगरीकरण ने अच्छा प्रभाव डाला है। अब यह भी देखते हैं कि नगरीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो महिलाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है कि महिलाएं अधिक शिक्षित हुई हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं ने भी अब पुरुषों के समान कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे पता लगता है कि वैचारिक स्तर में भी बदलाव आया है।
आगे महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, प्रजनन दर में कमी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी आदि परिणाम देखने मिले हैं। और साथ ही अब महिलाएं बच्चों का सही मार्गदर्शन भी कर पाती हैं। अब आगे जानते हैं कि नगरीकरण का महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है। तो इसके चलते छेड़खानी, बलात्कार, एसिड अटैक, बालिका भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मूल्य वृद्धि के चलते महिलाओं का अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवेश, कार्यों का स्त्रीकरण करते हुए कार्य का अवमूल्यन, श्रम बाजार रूपी बाध्यता से सीमित व्यवसायों में उनका प्रवेश होना, साथ ही उनके कार्यों के वेतन में कमी होना, ये सभी कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो नगरीकरण ने महिलाओं के प्रति उत्पन्न किए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि नगरीकरण के चलते और किन बड़ी समस्याओं ने जन्म लिया है। तो पहली समस्या है मलिन बस्तियां या स्लम्स। तो नगरों में पाए जाने वाले इन स्लम्स में प्रतिकूल आवासीय दशाएं होती हैं, जिसमें स्वास्थ्य, प्रकाश, अवसंरचना और सफाई से संबंधित समस्याएं आती हैं। ये बस्तियां बहुत घनी हैं और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और मनोरंजन क्लब जैसे सामुदायिक तत्वों की निम्न स्तरीय सुविधा होती है। और इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर बीमारियाँ अधिक होती हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर दोनों अधिक हैं और यहाँ विचलित व्यवहार का उत्पन्न होना भी देखा जा सकता है, जिसमें अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान सेवन, आत्महत्या, परिवार कलह, विघटन, पेशेवर गिरोहों की उपस्थिति आदि आते हैं। अब स्लम्स की मुख्य समस्या यह भी है कि यहाँ के लोग इस जीवन शैली को अपना लेते हैं और स्वयं तार्किकता से ना सोचते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी इसी संस्कृति का हस्तांतरण करते जाते हैं, जो कि गरीबी की संस्कृति और अकर्मण्यता को जन्म देता है। और इसीलिए इन क्षेत्रों में हमें रुचि शून्यता और सामाजिक पृथक्करण भी देखने मिलता है और इनकी इसी कंडीशन के कारण शहरी लोग इन्हें निम्न समझते हैं। अब जब हमने स्लम्स की समस्याएं देख ली तो यह भी जानते हैं कि इनके सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला उपाय है परंपरागत कल्याणकारी उपागम के अंतर्गत इन्हें सब्सिडी युक्त आवास प्रदान किया जा सकता है। दूसरा, मार्क्सवादी या समाजवादी उपागम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत भूमि करके निजी अभिकरणों की समाप्ति की जा सकती है। तीसरा, नगरीय सामुदायिक विकास उपागम के अंतर्गत प्रभावी सामुदायिक भावना का विकास करना और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी कार्य किया जा सकता है। आगे, मानवतावादी उपागम के अंतर्गत राजीव आवास योजना में इन्हें आवास प्रदान किए जा सकते हैं, जो कि अंधेरी जैसे स्लम में सफल रही है यह व्यवस्था। अब जानते हैं कि मलिन बस्तियों में सुधार के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए। तो इसमें पहला है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जो दिसंबर 2001 में शुरू की गई, जिसके तहत मलिन बस्ती वालों को आवास निर्माण में राज्य की सहायता मिलती है। अगला है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान, जो 2005 में शुरू किया गया। इसमें 65 शहरों में तीव्र और योजनाबद्ध विकास की बात की गई और 7 बिंदुओं पर जोर दिया गया, जिसके तहत आवास, जल आपूर्ति, सफाई, स्वामित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा आदि आते हैं। सरकार का अगला प्रयास था एकीकृत सस्ती दर पर स्वच्छता उपलब्ध कराना, जिसके तहत सूखे शौचालय को 2 टैंक वाले साफ शौचालय में बदलना था। अगला आता है राजीव आवासीय योजना। यह 2011 में 2 लक्ष्य के साथ सामने आई, जिसमें वर्तमान स्लम को विकसित करना और स्लम को किसी द्वितीय स्थान पर ले जाना, ये 2 लक्ष्य शामिल थे। तो ये कुछ उपाय थे जो सरकार के द्वारा मलिन बस्तियों के सुधार के लिए किए गए। अब आगे नगरीकरण की दूसरी समस्या है वायु प्रदूषण, जिसमें हम आए दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस इंडिया आदि जैसे संगठनों के विभिन्न आंकड़े देख सकते हैं वायु प्रदूषण से संबंधित, जो कि PM 2.5, PM 10 आदि जैसे विभिन्न प्रदूषकों के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को दर्शाते हैं। अब इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ट्रकों के प्रति शुल्क को बढ़ाना, उज्ज्वला योजना आदि जैसी योजनाएं भी लाई हैं और एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे लोकल यातायात साधनों का प्रयोग करना, स्वस्थ ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस और बायोगैस का प्रयोग करना, पराली जलाने के बजाय उच्च तकनीकी की खेती करना, कूड़ा कचरा और गुब्बारे का उचित प्रबंधन करना आदि। तो वायु प्रदूषण अगली समस्या थी नगरीकरण की।
अब एक और नगरीकरण की समस्या है आवास की समस्या, जिसके संबंध में योजना आयोग ने कहा था कि भारत का 5वां भाग झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। अब इसके बाद अति नगरीकरण के फलस्वरूप भी एक समस्या जन्म लेती है, जो कि है कि सुविधाओं की कमी का होना। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जैसे बड़े शहरों में जल निकासी की समस्या का होना और कुछ अन्य सामाजिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे अपराध में वृद्धि, किशोर अपराध में वृद्धि, भिक्षावृत्ति में वृद्धि, भ्रष्टाचार की बढ़ती समस्या, बेरोजगारी का बढ़ना, आत्महत्या, व्यक्तिवाद, नशाखोरी, देह व्यापार आदि का बढ़ना तथा बुजुर्गों के प्रति गैर सम्मान और बच्चों की विचलनकारी प्रवृत्ति का बढ़ना। ये सारी कुछ समस्याएं हैं नगरीकरण से संबंधित। तो इसी के साथ हमारा नगरीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ। चलिए अब आज की वीडियो का अगला टॉपिक लेते हैं, जो है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। सबसे पहले जानते हैं कि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार के वैश्विक नेटवर्क, संचार, आप्रवासन या इमिग्रेशन और परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्था, समाज तथा संस्कृतियों का एकीकरण होता है। व्यापक संदर्भ में भूमंडलीकरण को देखें तो इसमें संस्कृति, मीडिया, तकनीकी तथा सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां और जैविक गतिविधियां भी आती हैं। अब देखते हैं कि भारतीय समाज में भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव रहा। पहले इसके सकारात्मक प्रभावों को देखें। यहाँ भूमंडलीकरण ने नव मध्यम वर्ग को जन्म दिया, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाई, जिससे बौद्धिकता, तार्किकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला। समाज में वंचित वर्गों के हितों की रक्षा हुई तथा लोकतंत्र जैसे कल्याणकारी राज्य सामने आए और इन राज्यों के माध्यम से सरकार को निजीकरण के द्वारा कर के माध्यम या टैक्स के माध्यम से राशियां प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने सामाजिक कल्याण में लगाया। फिर महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ, नए व्यवसायों का उदय हुआ। फैशन डिजाइनिंग, बीपीओ, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट में महिलाओं की भूमिकाएं अत्यधिक देखी गई। फिर भारतीय समाज विजातीय संस्कृति से सजातीय संस्कृति की ओर अग्रसर हुआ। एक समरूप खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि के विकास भी देखे गए। लेकिन अब इनके बाद भी भूमंडलीकरण ने कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाला। ये इस प्रकार है। पहला है समाज की सुविधाओं का लाभ वंचित लोगों तक ना पहुंच पाना, क्योंकि वैश्वीकरण ने निजीकरण को बढ़ावा दिया और सामाजिक न्याय के चलते जो आरक्षण की व्यवस्था थी वह सरकारी नौकरियों के लिए थी, लेकिन निजीकरण के बढ़ने से वह व्यवस्था भी धूमिल होती दिखाई दे रही है। फिर भूमंडलीकरण में सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी आक्रमण किया है, मतलब लोग अपने कल्चर को ही भूलते जा रहे हैं। आगे इसने महिला के अगरिमामय चित्रण को बढ़ावा दिया, मतलब महिलाओं की सुंदरता पर ज़्यादा बल दिया गया। महिलाओं को अब एक उत्पाद के रूप में पेश किया जाने लगा। भूमंडलीकरण अति प्रतिस्पर्धात्मक और असुरक्षित अवधारणा के साथ आया, जिसमें नौकरी, आजीविका आदि असुरक्षित हुए। इसमें निजीकरण ने हायर एंड फायर सिद्धांत को बढ़ावा दिया। बाबा संस्कृति तथा मुक्ति आंदोलन को भी बढ़ावा मिला। आगे लघु उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्थानीय व्यवसायों का अंत ही हो गया और ग्लोबलाइजेशन के चलते खेतों में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसकी मांग कम होने लगी। इसलिए कृषकों में असंतोष और असुरक्षा बढ़ी। आगे जनजातियों पर भी नकारात्मक प्रभाव रहा, क्योंकि निजीकरण ने खनन कार्यों के लिए, उत्पादन कार्यों के लिए, उत्पादों की नीलामी आदि के लिए जनजातियों की जमीनों पर अधिग्रहण शुरू कर दिया था। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव थे भूमंडलीकरण के। अब आगे बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले देखते हैं पारिवारिक संरचना में। तो एकल परिवार को बढ़ावा मिला, स्त्री पुरुष संबंधों में भी परिवर्तन देखा गया। आगे खान पान, वेशभूषा, भाषा, समारोह और त्यौहार में भी परिवर्तन आए। इसमें फैशन में रुझान लोगों का बढ़ने लगा, ब्रांड्स में रुचि बढ़ी, भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ने लगी, मॉल्स का प्रचलन शुरू हो गया, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स आदि का प्रचलन बढ़ने लगा। फिर ग्लोबलाइजेशन ने विदेशी कंपनियों के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया। इसमें भारतीय संस्कृति में विज्ञापन, सिनेमा, टेलीविजन प्रसारण आदि में अधिक से अधिक खर्च की प्रवृत्ति देखी गई। ग्लोबलाइजेशन के चलते वैश्विक प्रोडक्ट या उत्पाद भारतीय बाजार में आने लगे, जिन्होंने स्थानीय कला या हस्तशिल्पों का लगभग पतन कर दिया। फिर भारत में नए प्रकार की शहर संस्कृति का जन्म हुआ। इसमें सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला, जिसने सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया और एक नए मध्यम वर्ग का उदय होने लगा। फिर भूस्थानीकरण को भी बढ़ावा मिला, मतलब भूमंडलीकरण के तत्वों का स्थानीय तत्वों के साथ मिश्रण देखा गया।
आगे सोशल नेटवर्किंग की भी लोकप्रियता बढ़ने लगी। विज्ञापन, मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट से होने वाले संपर्क आदि बढ़ने लगे, जिससे लोगों का समय बर्बाद होने लगा। पर्सनल डाटा की चोरी जैसी समस्याएं आने लगीं, साइबर क्राइम्स जैसे समस्याएं देखी गईं। इसके अलावा इन सब चीज़ों से जब व्यक्ति व्यक्तिवादी होने लगा तो उसमें ईर्ष्या, निराशा, आत्मविश्वास की कमी, तनाव आदि जैसी व्यक्तिगत समस्याएं भी देखी गईं। डिटेल में जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों और समूहों में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की। तो सकारात्मक प्रभाव ये था कि महिलाओं की सोच बदलने लगी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। महिलाओं की पुरुषों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। वेशभूषा, रहन सहन, जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। इसी के चलते सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, मनरेगा आदि जैसी योजनाएं महिलाओं के लिए भी चलाईं। 31 जनवरी 1992 को महिला आयोग की भी स्थापना की गई। साथ ही महिलाओं में साक्षरता, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम भी बढ़ने लगे। नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? तो महिलाओं के पारंपरिक आजीविका के साधन छीन लिए गए, जैसे हस्तशिल्प उद्योग खत्म हुए। कृषिगत महिलाओं को कॉर्पोरेट फार्मिंग आने से उनके रोजगार छिने। अब उन्हें खाद्य उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी इकाइयों में काम करना होता, और वहाँ भी विभिन्न क्षेत्रों में जब महिलाएं काम करती थीं तो काम के घंटे ज़्यादा होते थे और वेतनमान कम होते थे। उनके अधिकारों में भी कमी थी। अब आगे बात करते हैं कि भारतीय पारिवारिक संरचना में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा। तो एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। परिवार के निर्णयों में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई। संबंधियों और नातेदारों का महत्व घटने लगा था, क्योंकि अब व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया था, ना कि सामाजिक। फिर घर के मुखिया का महत्व भी कम हो गया था। निर्णय लेना अब अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। परिवार में भी आर्थिक स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा में बढ़ावा देखा गया। फिर रोजगार और शिक्षा जैसे कामों के लिए युवा पीढ़ी की परिवार से दूरी बढ़ने लगी। परिवार के प्रति वे कम जवाबदेह होते थे। इसी के चलते वृद्धाश्रम, क्रैच आदि की संख्या बढ़ने लगी। आगे स्त्री और पुरुष के संबंध में भी पति परमेश्वर न होकर एक साथी के रूप में सामने आया। आगे जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव रहा। तो मध्यम वर्ग संसदीय लोकतंत्र, कानून के शासन, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीति आदि को जानने लगा था और उसमें भागीदार भी बना। शिक्षा, नौकरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के विकल्पों ने मध्यम वर्ग और बाजार को परस्पर अवसर प्रदान किए। पारंपरिक मूल्यों, मान्यताओं में कमी आई। बड़ी नौकरी से तनाव भी बढ़ने लगा लोगों में, और वैश्विक आर्थिक मंदियों से नौकरियों पर भी प्रभाव पड़ा। लोग अब स्थानीय क्षेत्र में न रहकर वैश्विक क्षेत्रों में काम करने जाने लगे थे। आर्थिक स्थिति में भी इनकी सुधार आया और वैश्विक जीवन शैली हो गई। अब भूमंडलीकरण का वृद्ध जनों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्हें लाभ हुआ, जो कि उनकी खर्च करने की क्षमता पर डिपेंड करता था। लेकिन हाँ, शहरीकरण जब बढ़ा तो एकल परिवार की व्यवस्था बढ़ी, तो वृद्ध जनों की देखभाल में अनदेखी होने लगी। अब ग्लोबलाइजेशन ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और वृद्ध जन इससे फैमिलियर उतने जल्दी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए सरकारी योजनाओं को यूज़ करने में उन्हें कठिनाइयाँ हुई। वृद्धाश्रमों की संख्या भी बढ़ने लगी। सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि ने निवेशों आदि का विविधीकरण कर दिया, लेकिन वृद्ध जन कम जानकारी और जोखिम न उठाने की प्रवृत्ति के चलते इसका लाभ नहीं ले पाए। अब देखें भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कृषक जीवन शैली और खेती के तरीके में बदलाव आने लगा। किसान अब मांग आधारित कृषि के लिए विवश होने लगे। नई टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक उपकरणों से किसानों में विषमता आने लगी। फिर खेती में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। फिर किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने ऋण माफी योजनाएं, अनुदान पैकेज, अन्य संस्थागत और प्रक्रियागत सुधार आदि की जरूरत समझी और ऐसे कार्यक्रम भी चलाए। फिर कंपनियों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भूमि अधिग्रहण और किसानों का भूमिहीन होना और उसे कम मुआवजा दिया जाना, ऐसे मामले भी सामने आए। आगे जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। तो भारत में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा और भारत की ऋणग्रस्तता में कमी आई। आयात बिल भुगतान भी बढ़ने लगे। टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से GDP भी बढ़ा। उपभोक्ताओं को लाभ भी हुआ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा विकल्प होने लगे थे। ज़्यादा विकल्प थे इसलिए वस्तुओं की कीमतें भी कम रखी जाती थी। महानगरों में रोजगार बढ़ने लगे, वेतन भी बढ़ने लगे और लोगों का जीवन स्तर बढ़ने लगा। भारत में वस्तुओं और सेवाओं की कंपनियां बनी। विदेशी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स तथा प्रोडक्शन में साझेदारी या पार्टनरशिप देखी गई। भारत से भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हुई। इसमें डाटा एंट्री,
विधि कार्य, प्रशासनिक सेवा, ग्राहक सेवा आदि के रूप में ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव देखे गए। कृषि टेक्नोलॉजी, उन्नत बीज, खाद आदि भी भारत में आया। लेकिन अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे आय संबंधी असुरक्षा बढ़ी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ा था। कृषि पर प्रभाव भी नकारात्मक देखा गया। एमएसएमई पर भी प्रभाव देखा गया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने नौकरी के संकट को जन्म दिया और कृषि का भी वाणिज्यीकरण बढ़ा। अब देखते हैं भूमंडलीकरण का जनजातियों पर क्या प्रभाव रहा। तो भूमि अधिग्रहण बढ़ा, इनका जंगलों में हस्तक्षेप हुआ। जनजातियों को खनन जैसे कार्यों और औद्योगिक विकास के कार्यों के चलते विस्थापित होना पड़ा अपनी जगह से। औद्योगिक रोजगार के अवसर के लिए इनके पास कौशल की भी कमी थी, इसलिए इन्हें रोजगार भी नहीं मिल पाया। विस्थापन भी बढ़ा, बेरोजगारी भी बढ़ी और खाद्य असुरक्षा भी बढ़ी। ये जहाँ खाद्यान्न पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर थे, तो अब ये बाजार तथा साहूकारों के ऋणों पर निर्भर हो गए और जंगल में सरकारी और निजी हस्तक्षेप बढ़ने लगा। अब भूमंडलीकरण का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव रहा वो देखें। तो गांव के लोग उतने स्किल्ड नहीं थे, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया। विद्युतीकरण, पेयजल, सड़क, आवास जैसी योजनाएं उन तक पहुंचाई गईं और उसमें बढ़ोतरी भी हुई। मनरेगा जैसी योजनाओं को विकास ने बढ़ावा दिया। मिड डे मील, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम भी बढ़े। लेकिन इसके अलावा भी शहर की तुलना में यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप कम ही थे, इसलिए आय में बड़ा अंतर देखा गया और डब्ल्यूटीओ के मानकों के कारण कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा गया। आगे जानते हैं भूमंडलीकरण का राजनीतिक परिवर्तन में क्या प्रभाव रहा। तो समाजवादी राजनीतिक आर्थिक तंत्र का विघटन हो गया था। अब नव उदारवादी आर्थिक नीति अपनाई जाने लगी। बाजार की शक्तियों का शासन में हस्तक्षेप देखा जाने लगा। राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और समूहों तथा संघों का निर्माण होने लगा। जैसे सरकारी समूहों में ब्रिक्स, आसियान और यूनाइटेड नेशन जैसे, तथा एनजीओ में रेड क्रॉस, ग्रीन पीस आदि जैसे ऑर्गेनाइजेशन देखे गए। आगे जाने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राजस्व और रोजगार को बढ़ावा मिला। चिकित्सा, पर्यटन, आयुष, दवा निर्माण, अनुसंधान, निर्माण, परीक्षण, अवसंरचना आदि को बढ़ावा मिला इस क्षेत्र में। फिर जेनेरिक मेडिसिन में भी भारत शीर्ष स्थान पर रहा। लोगों में चिकित्सा के प्रति सुरक्षा की भावना आने लगी। आयुष्मान भारत, आयुष बीमा योजना आदि जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए। आगे देखते हैं सिनेमा जगत पर क्या प्रभाव रहा। तो बोल्ड विषयों पर अब फिल्म बनने लगी, जैसे आर्टिकल 15 पर बनी फिल्म। फिर एनआरआईज के प्रति लोगों की सोच बदली। पश्चिमीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति आदि को बढ़ावा मिला। एडवर्टाइजमेंट और टीवी के चलते मध्यम वर्ग अब बनावटी रंग ढंग, कृत्रिमता आदि को अपनाने लगा। मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, पिज्ज़ा, फैशन आदि को बढ़ावा मिला। आचार व्यवहार, जीवन शैली में खुलापन भी देखा जाने लगा। फिल्म निर्माण एक नए उद्योग के रूप में सामने आया, जिसने रोजगारों को भी सृजित किया। आगे जानते हैं भारतीय भाषाओं पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव रहा। भाषा का वैश्विक विस्तार हो गया। संचार के माध्यमों के द्वारा विभिन्न भाषाओं की शैलियाँ, समस्त ज्ञान, विज्ञान, उनकी थॉट्स पूरे विश्व में प्रसारित होने लगे। फिर भारतीय जनता के सामने उदारीकरण, सूचना क्रांति और जीवन शैली की स्थितियों ने भाषाओं में अभिव्यक्ति कौशल का भी विकास किया। आगे देखते हैं पर्यावरण पर क्या प्रभाव रहा भूमंडलीकरण का। तो संसाधनों के उपयोग संबंधी जागरूकता में वृद्धि हुई। ग्रीन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इनोवेशन, रिसर्च आदि बढ़ने लगे। संसाधन प्रगति और पर्यावरण रक्षा को भी बढ़ावा मिला। नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि विकसित देश अविकसित देशों के लोगों पर शोध या प्रयोग करने लगे, जैसे दवाइयों का प्रयोग छोटे देशों के लोगों पर होने लगा, जो कि नकारात्मक तत्व था। विकसित देश अविकसित देशों में कचरे को भी पहुंचा देते थे, जैसे ई कचरा में कैडमियम, मरकरी आदि जैसे तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। फिर प्रकृति का अंधाधुंध शोषण भी हुआ इसके चलते, और नदी प्रदूषण, जंगलों में कमी आदि जैसी घटनाएं भी देखी गईं। आगे जानते हैं भूमंडलीकरण और पंथ निरपेक्षता में क्या संबंध है। तो जब लोगों का इमिग्रेशन बढ़ा दूसरे क्षेत्रों में, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को असुरक्षा महसूस हुई, इसीलिए वे अपने कल्चर को बचाने का प्रयास करने लगे। और जब ये स्थिति उग्र होने लगी, तो धर्म आधारित आतंकवाद बढ़ने लगा। कट्टरपंथ की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। फिर आगे धर्मचारियों, संतों, बाबा, गुरुओं आदि का भी विस्तार बहुत हुआ। संचार माध्यम से प्रचार प्रसार की होड़ बढ़ने लगी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण बढ़ने लगा। धार्मिक संसाधनों को विदेशों से वित्त पोषण भी मिलने लगे।
अब लोग धर्म को उपभोक्तावादी संस्कृति से भी जोड़ने लगे थे। इसके आर्थिक, व्यावसायिक के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी लाभ लेने का प्रयास किया जाने लगा। तो ये सारी बातें थीं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।